प्रश्न है एग्जाम में, बार बार यह प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये सभी प्रश्न दोस्तों याद करने हैं। डायरेक्टली रट्टा मार लो आप भले ही, लेकिन यहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं। आगामी एग्जाम्स में भी आपके ऐसे ही प्रश्न आएंगे, सभी प्रश्न ये एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य की अवधि मतलब कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं दोस्तों? वह 6 वर्ष की अवधि हेतु चुने जाते हैं। कितने वर्ष की? 6 वर्ष की अवधि हेतु चुने जाते हैं। जबकि जो लोकसभा के हैं, ऐसे ही दोस्तों एक और चीज याद रखें, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधानसभा के सदस्य भी 5 वर्ष हेतु चुने जाते हैं, और जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं वह 6 वर्ष हेतु चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार से संबंधित है? तो वयस्क मताधिकार से दोस्तों संबंधित है अनुच्छेद 326 दोस्तों आपका क्या है? वयस्क मताधिकार से संबंधित अनुच्छेद है क्या? अनुच्छेद 326, ठीक है। और अनुच्छेद 324 दोस्तों आपको बताया है निर्वाचन आयोग से संबंधित है, ठीक है। भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में 324 में बताया गया है, लेकिन आंसर हो जाएगा वयस्क मताधिकार पूछा गया दोस्तों, तो आर्टिकल 326। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा आदेश अवैध रूप से निरोध किए जाने के मामले में जारी किया जाता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोस्तों इनमें से जो बंदी प्रत्यक्षण आदेश है, यह अवैध रूप से निरोध किए जाने के मामले में जारी किया जाता है। और दोस्तों आपको एक चीज याद रखनी है, आर्टिकल 32 दोस्तों आपको कंप्लीटली याद रखना है, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार नाम से जाना जाता है, मौलिक अधिकारों में सबसे प्रमुख मौलिक अधिकार के रूप में जाना जाता है। और इसी के साथ साथ जो भीमराव अंबेडकर है, उन्होंने भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय कहकर भी संबोधित किया था, या संविधान की आत्मा कहकर भी संबोधित किया था। आर्टिकल 32 के तहत दोस्तों 5 प्रकार की रिटें दायर की जाती हैं। एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है अधिकार परीक्षा, और 5वां एक होता है दोस्तों क्या? उत्प्रेषण। और यहाँ पर प्रश्न आपका पूछा गया है कि कौन सा आदेश अवैध रूप से निरोध किए जाने के मामले में जारी किया जाता है? तो वह किया जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश, ठीक है। अधिकार परीक्षा में पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से अपने पद पर बैठे हुए हैं। परमादेश में आदेश दिया जाता है कि आप इस मामले को ऐसे निपटाइए किया गया। प्रतिषेध में अगर कोई ऐसा मामला है जो हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र या किसी अन्य कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो ऐसा कहा जाता है कि आप इस आपके कार्य क्षेत्र से या बाहर है, ठीक है। उत्प्रेषण में क्या होता है कि अपनी ओर उत्प्रेषित करके मंगाया जाता है। तो ये जो 5 के 5 रिटें हैं, आपको अच्छी तरीके से दोस्तों पढ़ लेनी है, एक प्रश्न एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों के लिए कितने विषय सूचीबद्ध किए गए हैं? तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत दोस्तों पंचायतों के लिए आपका 29 विषय क्या किए जाते हैं? सूचीबद्ध किए जाते हैं। यानी कि आपको पता है दोस्तों हमारी जो अनुसूचियों की संख्या कुल कितनी है? 12 कुल अनुसूचियां हैं, जिसमें से 8 जो अनुसूचियां थी वह मूल संविधान में थी, उसके बाद में 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई थी। इसमें से जो दोस्तों 11वीं अनुसूची है वह पंचायती राज से संबंधित अनुसूची है, जिसे 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। उसके बाद में एट लास्ट में दोस्तों 24 अप्रैल 1993 से यह अनुसूची हमारी लागू हुई थी, और इसी कारण 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। तो पंचायती राज में यह अनुसूची 11 में पंचायतों के लिए कितने विषय हैं? 29 विषय हैं, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों हमारी अनुसूची 12 आती है। अनुसूची 12 नगर निकायों से संबंधित है, जो कि 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसे लागू किया गया था। और 12वीं अनुसूची में विषयों की कुल संख्या कितनी है? 18 कुल विषयों की दोस्तों संख्या है। अब देखिए दोस्तों यही जो क्वेश्चन है ना, इससे पहले मैंने जो आपको पार्ट बताए हैं वहां पर भी करवाए हुए हैं, ठीक है। तो याद रखना है 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, 12वीं अनुसूची नगर निकाय प्रणाली से संबंधित है जिसमें 18 विषय हैं, 10वीं अनुसूची दल बदल अधिनियम से संबंधित है, ठीक है। और 9वीं अनुसूची हमारी जो थी वह थी भूमि कानून से संबंधित थी, ठीक है। ये सारे प्रश्न दोस्तों आपको याद रखने हैं। अगले प्रश्न की भूमि सुधार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य लोक सेवा आयोग की जो अध्यक्ष की नियुक्ति है दोस्तों वह राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगर आपसे प्रश्न पूछा था कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। तो अध्यक्ष की नियुक्ति तो कौन करता है? यूकेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य का राज्यपाल करेगा। लेकिन अगर उसे पद से हटाना है तो पद से कौन हटाएगा? वो हटाएगा भारत का राष्ट्रपति। अच्छा यह प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य के उत्तरदायित्व का वर्णन करता है? तो भारतीय संविधान का दोस्तों रोज राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है या नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP जो है वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य के उत्तरदायित्व का वर्णन करता है। यानी कि राज्य के उत्तरदायित्व का वर्णन किसमें किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है, जो कि भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक दोस्तों हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार दोस्तों भाग 3 में आते हैं और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक कर्तव्य दोस्तों भाग 4
4 क में आते हैं और 51 ए में दोस्तों हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11, जिसमें 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, बाकी संविधान की प्रस्तावना तो आपको बताइए। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर संसद के किसी सदन के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है? तो महाभियोग का जो प्रस्ताव होता है दोस्तों, इस पर संसद के किसी भी सदन के एक चौथाई सदस्यों के दोस्तों क्या है आपके हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। क्या 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। ठीक है, और अगर इसी महाभियोग प्रस्ताव को अगर दोस्तों पास करना है या पारित करना है तो इसके लिए कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं? फिर दोस्तों 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रस्ताव पर संसद के किसी भी सदन में जो प्रस्ताव कितने हस्ताक्षरों पर प्रस्ताव रखा जा सकता है महाभियोग प्रस्ताव राष्ट्रपति के खिलाफ, तो वह 1/4 सदस्यों पर, और यह पास कितने सदस्यों पे होता है? तो 2/3 सदस्यों पर दोस्तों यह महाभियोग प्रस्ताव पास हो जाता है। और राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग के बारे में हम आर्टिकल 61 में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज के संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, GV राव समिति, LM सिंघवी समिति, बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति। देखिए GV, जिसमें से सबसे पहले जो समिति बनी थी दोस्तों वो थी बलवंत राय मेहता समिति। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति को बनाया गया था। ठीक है, अशोक मेहता समिति दोस्तों यह भी पंचायती राज से संबंधित है। इसका गठन 1977 या 78 में हुआ था। अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग मिलेगा। GV राव समिति का गठन दोस्तों 1985 में होता है और LM सिंघवी समिति का गठन दोस्तों आपका 1986 में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि कालक्रमानुसार इनको व्यवस्थित आपको करना है। तो इसमें से दोस्तों देखिए ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 3, 4, 1, 2, यानी कि सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था 1957 में। उसके बाद में अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था 1977 में। उसके बाद में GV राव समिति का गठन हुआ था 1983 में और फिर LM सिंघवी समिति का गठन हुआ था 1986 में। और ये सभी समितियां दोस्तों पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो समिति मानी जाती है वो है बलवंत राय मेहता समिति, जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दोस्तों प्रदान करता है हमारा आर्टिकल 213। कौन सा आर्टिकल? 213। और वही राष्ट्रपति को दोस्तों अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 प्रदान करता है। आर्टिकल 123, ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों आज तक एक ही बार संशोधन हुआ है, जो कि हुआ था कब? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे दोस्तों, SPA यानी कि समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। पंथ निरपेक्षता को कभी कभी धर्म निरपेक्षता भी कहते हैं। तो ये 3 शब्द दोस्तों जोड़े गए थे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और इसी में दोस्तों हमारी संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया था, एकमात्र दोस्तों यह संशोधन था। ठीक है, आपको यह याद रखना है। अगले दोस्तों प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि का शासन निम्न में से किस अनुच्छेद में निहित है? तो भारतीय संविधान में विधि का जो शासन है दोस्तों वह अनुच्छेद 14 में निहित है। अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दोस्तों हमारा मतलब 12 से लेकर 35 तक कुल मौलिक अधिकार है भाग 3 में, जिसमें अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक दोस्तों हमारा समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। जिसमें अनुच्छेद 14 में दोस्तों विधि का शासन क्या है? विधि का शासन कब निहित है। ठीक है, और अनुच्छेद 14 को ही दोस्तों समानता का अधिकार भी कहते हैं। तो अनुच्छेद 14 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 13 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 13 में है न्यायिक पुनर्वालोकन। न्यायिक पुनर्वालोकन किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला इसमें दोस्तों प्रश्न आता है हमारा, अनुच्छेद 15 में क्या आता है? तो अनुच्छेद 15 में आता है दोस्तों कि धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र की या किसी विशेष आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 में लिंग, जाति, रंग, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। और अनुच्छेद 16 दोस्तों हमारे लोक नियोजन में अवसर की समानता के ऊपर है। तो ये प्रश्न दोस्तों अलग अलग एग्जाम में आते हैं। न्यायिक पुनर्वालोकन अनुच्छेद 13 में है, विधि का शासन अनुच्छेद 14 में है, और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 15 में दोस्तों लिंग, धर्म, जाति, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और अनुच्छेद 16 में दोस्तों लोक नियोजन में अवसर की समानता के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में मतदान की आयु को कम करने से संबंधित है? तो 61वां संविधान संशोधन दोस्तों जो कि कब हुआ था? 1989 में हुआ था। इसमें भारत में मतदान की आयु को कम करने से संबंधित था। पहले मतदान की आयु 21 वर्ष हुआ करती थी और 21 वर्ष से घटाकर दोस्तों इसमें मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। कब? 61वें संविधान संशोधन के तहत। आपको यह याद रखना है, आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन।
71वां संविधान संशोधन दोस्तों यह आपको बताइए कि हमारा अनुसूची 8 से संबंधित है। अनुसूची 8 में जो 22 भाषाएं हैं उसमें लास्ट की जो 3 भाषाएं हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी यानी कि नमक, ये 3 भाषाएं दोस्तों हमारा 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। आपको याद रखना है, आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, भारत में मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत में मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र दोस्तों स्थित है कहाँ पे? जोधपुर में यह स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्तों हमारा क्या? आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित वर्षों में से किसमें राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी? ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी कब? 1953 में दोस्तों। और डेट याद रखनी है आपको, 22 दिसंबर 1953 को दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी कब? 22 दिसंबर 1953 को। ठीक है, अब यहीं से दोस्तों एक प्रश्न कभी कभी पूछाता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लाया गया था? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम दोस्तों 1956 में लाया गया था। ठीक है, या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था, या राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लाया गया था? वह 1956 में लाया गया था। और यहाँ पर प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 22 दिसंबर 1953 को। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रथम राज्य है जो अपने सकल घरेलू उत्पाद की गणना सकल पर्यावरण उत्पाद का प्रयोग करता है? तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तराखंड हमारे भारत का प्रथम ऐसा राज्य है जो कि सकल घरेलू उत्पाद की गणना सकल पर्यावरण उत्पाद का प्रयोग करेगा। ठीक है, कि मतलब सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने में सकल पर्यावरण उत्पाद का भी प्रयोग करेगा। और ये क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स में भी करवाया गया है। अगला प्रश्न, ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कि 6 फरवरी 2018 को निर्गत भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत आता है? तो जो 2017 की दोस्तों हमारा वन रिपोर्ट थी जो कि 6 फरवरी 2018 को आई थी, इसके तहत देश के कुल 21.54% भाग पर दोस्तों क्या है? हमारा वन स्थित है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसके बाद में रिपोर्ट 2019 भी आ चुकी है और रिपोर्ट 2021 भी दोस्तों आ चुकी है। तो अब आप लोगों का एक क्वेश्चन है कि 2021 की जो रिपोर्ट आई है वनों की स्थिति रिपोर्ट 2021, उसके अनुसार देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत आता है और उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल वनों के अंतर्गत आता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नहीं पाई जाती है? तो अनुसूचित जातियों की जनसंख्या दोस्तों नागालैंड में नहीं पाई जाती है। नागालैंड में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं रहती है, जनजातियां रहती हैं टोटल। ठीक है, जबकि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा में अनुसूचित जाति की संख्या पाई जाती है। अच्छे लेवल का दोस्तों यह प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में जनसंख्या विस्फोट संबंध है, किससे संबंध है जनसंख्या विस्फोट दोस्तों? उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर से। उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर से देखिए जनसंख्या वृद्धि कब होगी दोस्तों? कि जब जन्म दर उच्च हो जाएगी और मृत्यु दर क्या होगी? निम्न होगी। तो जनसंख्या विस्फोट किससे संबंधित है? उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर से। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत की समुद्री तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? तो भारत की समुद्री तटरेखा की कुल लंबाई है 7516.6 किलोमीटर, जबकि स्थलीय सीमा की कुल लंबाई पूछेगा तो वह है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, तो कुल समुद्री सीमा या समुद्री तटरेखा सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 7,516 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? रानीगंज, बोकारो, झरिया या फिर गिरिडीह? तो ये सभी दोस्तों आपके कोयला क्षेत्र हैं। ठीक है, कोयले के भंडार यहाँ पे अधिकतम मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें से दोस्तों सर्वाधिक जो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है वो है रानीगंज। ठीक है, और ये पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा पर दोस्तों यह हमारा रानीगंज स्थित है, जहां पर भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र स्थित है। अब दोस्तों यहां से एक प्रश्न और आता है कि कोयला उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो कोयला उत्पादन में प्रथम हमारा राज्य है दोस्तों कौन सा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कोयला उत्पादन में सबसे प्रथम राज्य है। दूसरे नंबर पे है झारखंड। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI भारत एक संवैधानिक संस्था के रूप में 27 अक्टूबर 1986 को गठित हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो डायरेक्टली प्रश्न पूछा गया कि अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण भारत का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों हमारा कहाँ स्थित है? नोएडा में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, और अगर आपसे प्रश्न पूछा था कि अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण भारत की स्थापना कब हुई थी? तो 27 अक्टूबर 1986 को हुई थी। यह प्रश्न भी अच्छे लेवल का प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे? तो इसमें से दोस्तों हमारा जो थे काका साहब कालेलकर। काका साहब कालेलकर क्या थे? पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे। ठीक है, और प्रथम बार दोस्तों जो हमारा पिछड़ी जाति आयोग का गठन कब किया गया था? तो प्रथम बार पिछड़ी जाति आयोग का गठन दोस्तों हमारा 1952 में किया गया था। कब किया गया था? 1952 में किया गया था। और उस टाइम पे इसके सभापति किसको बनाया गया था? काका साहब कालेलकर को बनाया गया था। अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं,
अगला प्रश्न है, आप कुछ यहाँ पे उस टाइम के करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जो कि 2021 के टाइम पे थे, तो आप इनको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि अब तक यहाँ से प्रश्न आ जाए, और इसी प्रकार के प्रश्न आप 2022 के भी बना सकते हैं। पहला प्रश्न है कि नजला बार्डेन रमधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित हुई थी? तो जो हमारा नजला बार्डेन रमधाने हैं दोस्तों, यह दोस्तों ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित हुई थी। अभी ब्रिटेन के भारतीय मूल के प्रधानमंत्री कौन है बने दोस्तों? ऋषि सुनक बने हैं। ये भी आपको प्रश्न याद रखना है। और जो भी करंट में देशों के प्रधानमंत्री बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, या फिर जो राज्यों में कुछ परिवर्तन होते हैं, गवर्नर चेंज होते हैं, उपराज्यपाल चेंज होते हैं, तो वो चीजें भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संस्था लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट लाइफ को किस अवार्ड से नवाजा गया है? तो लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट लाइफ को दोस्तों राइट लिवलीहुड अवार्ड 2021 से नवाजा गया है। तो राइट लिवलीहुड अवार्ड 2021 से किसे नवाजा गया है? लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट लाइफ को नवाजा गया है। अब दोस्तों देखिए, आपको यहीं से प्रश्न बनता है। देखिए, अब आप क्या सर्च करेंगे? राइट लिवलीहुड अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? ऐसे ग्रीन पीस अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? इको अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? और सस्टेनेबल गोल एविचर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये सभी अवार्ड 2022 में किसको किसको प्रदान किया गया था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस भारतीय राज्य ने हरा भरा नाम से ड्रोन आधारित वनारोपण परियोजना की शुरुआत की है? तो हरा भरा नाम से ड्रोन आधारित वनारोपण परियोजना की शुरुआत दोस्तों तेलंगाना राज्य ने करी है, और तेलंगाना भारतीय गणतंत्र का हमारा 29वां राज्य बना था। अगला प्रश्न है, विश्व डाक टिकट प्रदर्शनी फिलनिपॉप 2021 कहाँ आयोजित की गई थी? तो विश्व डाक टिकट प्रदर्शनी फिलनिपॉप 2021 दोस्तों आयोजित की गई थी कहाँ पे? जापान में। ये उस टाइम के करंट अफेयर के क्वेश्चन है सारे। अगला प्रश्न दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा लॉन्च किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा दोस्तों ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 की रैंक जारी की गई थी, उसमें भारत का स्थान था कितना? 46वां। और दोस्तों 2022 का जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आया हुआ है, इसमें भारत की रैंक कितनी है? इसमें भारत की रैंक है दोस्तों कितनी? 40। और यह आपको अब याद रखना है कि बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा लॉन्च किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है दोस्तों? 40 है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, FSSAI के तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर है? तो FSSAI के तीसरे खाद्य सुरक्षा सूचकांक में दोस्तों हमारा गुजरात राज्य क्या था? शीर्ष पर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ई वेस्ट से निपटने के लिए IIT मद्रास द्वारा विकसित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम क्या था? तो ई वेस्ट से निपटने के लिए IIT मद्रास द्वारा विकसित जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, इसका नाम था दोस्तों क्या आपका? ई सोर्स। क्या था? ई सोर्स था। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया FI इंडेक्स किससे संबंधित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया FI इंडेक्स दोस्तों संबंधित है आपका क्या? किससे? यह है फाइनेंशियल इंक्लूजन से। फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित है FI इंडेक्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर बना है? तो भुवनेश्वर दोस्तों 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर बना था। कौन सा? भुवनेश्वर। अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं, सुनील लुल्ला के इस्तीफे के बाद ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन था दोस्तों, किसे? नकुल चोपड़ा को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, कारीगरों को सशक्त बनाने और हस्तशिल्प के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए किस संगठन ने एक ऑनलाइन पोर्टल माई ई हॉट लॉन्च किया है? तो कारीगरों को सशक्त बनाने और हस्तशिल्प के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए दोस्तों एक ऑनलाइन पोर्टल माई ई हॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया दोस्तों क्या? HCL फाउंडेशन के द्वारा। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो सत्या नडेला दोस्तों क्या है? माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष हैं। आपको याद रखना है, वर्तमान में भी यही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का सबसे बड़ा तैरता ऊर्जा सौर संयंत्र दोस्तों स्थापित किया गया आपका कौन से राज्य में? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति का नाम बताइए। तो भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति है दोस्तों कौन? गोविंद बल्लभ पंत जी। ठीक है। कौन है? गोविंद बल्लभ पंत जी, जिन्हें लोक रत्न पंत के नाम से भी कभी कभी जाना जाता है। ठीक है। और कब मिला था इन्हें दोस्तों भारत रत्न? 1957 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलीनीकरण वर्ष या टिहरी रियासत का भारतीय संघ में दोस्तों विलय कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1949 को दोस्तों टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था। भारतीय गणतंत्र के 28वें संयुक्त प्रांत अवध के
28वें जनपद के रूप में, ठीक है, 28वें या हाँ शायद 28वें जनपद के रूप में हुआ था। तो याद रखना, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था दोस्तों? 1 अगस्त 1949 को हुआ था। और टिहरी जनपद की स्थापना भी कब हुई थी? 1 अगस्त 1949 को ही टिहरी जनपद की भी स्थापना हुई थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उत्तराखंड की दोस्तों सबसे लंबी नदी कौन सी है? काली नदी उत्तराखंड की क्या है? सबसे लंबी नदी है, ठीक है। काली नदी क्या है दोस्तों? उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? इसकी लंबाई है 252 किलोमीटर। कितनी है? 252 किलोमीटर दोस्तों काली नदी की आपकी है लंबाई, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों देखिए, काली नदी हो गया, फिर भागीरथी नदी दोस्तों दूसरे नंबर पे है। तो उत्तराखंड की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? वो है आपका भागीरथी नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? 205 किलोमीटर है। इसकी लंबाई है 205 किलोमीटर और काली की लंबाई है 252 किलोमीटर, ठीक है। बाकी सरयू नदी की तो दोस्तों लंबाई कम ही है। सरयू नदी की लंबाई 146 किलोमीटर और कोसी नदी की जो आपकी लंबाई है वो है 168 किलोमीटर। और एक और नदी आपको जो याद रखनी है, तीसरे नंबर की नदी है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी की लंबाई है 195 किलोमीटर, ठीक है। और दोस्तों इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उत्तराखंड के नदी तंत्र के ऊपर एक मैराथन क्लास मैंने बनाई हुई है, 2 से 2.5 घंटे की आपकी वो क्लास है। तो आप उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा कि कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो जो काली नदी का उद्गम दोस्तों होता है वह लिपुलेख दर्रे से होता है, आपको याद रखना है। लिपुलेख दर्रे से ही के पास में ही जैक्सन श्रेणी के पास में एक कालापानी व्यास नामक स्थान है, वहां से दोस्तों हमारा क्या होता है? काली नदी का उद्गम माना जाता है, ठीक है। और यह टनकपुर तक बहती है, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों भागीरथी नदी का उद्गम गंगोत्री स्थित गौमुख नामक स्थान से होता है, गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से, ठीक है। सरयू नदी का उद्गम सरमोल झंडी नामक ग्लेशियर से होता है और कोसी नदी का उद्गम दोस्तों धारपानी धार से होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रम्माण को किस वर्ष विश्व विरासत घोषित किया गया था, ठीक है। तो रम्माण को दोस्तों 2009 में विश्व विरासत घोषित किया गया था, ठीक है। रम्माण दोस्तों एक प्रसिद्ध उत्सव है जो कि कहाँ लगता है? चमोली जनपद में इस रम्माण उत्सव का आयोजन किया जाता है। और चमोली जनपद के कौन से गांव में दोस्तों? सलोण डुंगरा गांव में दोस्तों प्रत्येक वर्ष बैसाख महीने में इस रम्माण उत्सव या रामायण उत्सव का आयोजन किया जाता है, या जोशीमठ के पास में स्थित है दोस्तों, जिसे 2 अक्टूबर 2009 को, कब? 2 अक्टूबर 2009 को दोस्तों यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। इसमें मुखौटा नृत्य दोस्तों काफी फेमस माना जाता है। मुखौटा नृत्य करके इसे फेमस बनाया जाता है। इसमें केमू, सहतूत, लकड़ी के कलात्मक मुखौटे पहनकर रामलीला के माध्यम से या रामलीला के प्रसंगों के माध्यम से लोक नृत्य शैली का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। याद रखना है दोस्तों आपको, रम्माण उत्सव को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? 2009 में। सलोण डुंगरा ग्राम चमोली में इसका आयोजन किया जाता है और मुखौटा नृत्य भी इसके दौरान किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गणिका नामक नाटक या गणिका नाटक के लेखक कौन है दोस्तों? तो गणिका नाटक के लेखक है दोस्तों हमारे कौन? मौला राम जी, ठीक है। मौला राम एक प्रसिद्ध चित्रकार थे दोस्तों, चित्रकार के साथ साथ ये क्या थे? लेखक भी थे, ठीक है। गढ़वाली शैली के सबसे महान चित्रकार के रूप में मौला राम तोमर को जाना जाता है और इनके पिताजी का नाम क्या था? मंगत राम तोमर था, ठीक है। मौला राम ने कई सारे चित्र दोस्तों बनाए हुए हैं और मौला राम एक चित्रकार के साथ साथ एक कवि थे, लेखक थे और एक दार्शनिक भी थे, ठीक है। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं जैसे कि गण गीता संग्राम हो गया, गणिका नाटक हो गया, मनमत सागर हो गया, गढ़ राजवंश काव्य हो गया। ये सभी क्या थे? इनके कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। क्या? गढ़ राजवंश काव्य, गणगीता संग्राम, मनमत सागर, गणिका नाटक, ये सभी, ठीक है। और मौला राम के चित्रों को सबसे पहले दुनिया के सामने किसने रखा था दोस्तों? मौला राम के चित्रों को सबसे पहले दुनिया के सामने रखने का श्रेय जाता है बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी को। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। तो मौला राम से संबंधित भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसमें डिटेल से ज्यादा चीजें पढ़ सकते हैं, ठीक है। बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने मौला राम के ऊपर कुछ पुस्तकें लिखी हैं या चित्रकारिता के ऊपर कुछ पुस्तकें लिखी हैं, जैसे कि गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक हो गया, सम नोट्स ऑन मौला राम हो गया और गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये सभी पुस्तकें किसने लिखी हैं? बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी के द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अवतार सिंह पवार मूलतः प्रसिद्ध हैं एक किसके रूप में? तो अवतार सिंह पवार जी एक मूर्तिकार के रूप में दोस्तों क्या है? प्रसिद्ध है। कौन? अवतार सिंह पवार जी। अगला प्रश्न की बात करते हैं, नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे? तो नागेंद्र सकलानी दोस्तों आपको पता ही है, टिहरी रियासत या टिहरी राज्य के प्रसिद्ध सूत्रधार के रूप में दोस्तों नागेंद्र सकलानी जी को जाना जाता है और यह 11 जनवरी 1948 को शहीद हुए थे। कब? 11 जनवरी 1948 को, ठीक है। सकलाना विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? सकलाना विद्रोह हुआ था 1946-47 में और 1947 के लास्ट में दोस्तों हमारा यह विद्रोह बहुत ही मतलब बहुत तीव्र विद्रोह हो गया था। इसके बाद में दोस्तों इसी विद्रोह के बाद में दिसंबर 1947 के बाद में 11 जनवरी 1948 को नागेंद्र सकलानी जी शहीद हो गए थे, ठीक है। याद रखना आपको, इनकी स्मृति में दोस्तों मेला भी लगता है, नागेंद्र शहीद मेला या शहीद नागेंद्र सकलानी मेले का आयोजन भी किया जाता है, ठीक है, टिहरी गढ़वाल जनपद में, ठीक है। और टिहरी राज्य के प्रसिद्ध सूत्रधार के रूप में इनको जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किए गए सुरक्षित शहरों के सूचकांक 2021 में किस शहर को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा
जारी किए गए सुरक्षित शहरों के सूचकांक 2021 में दोस्तों कोपनहेगन शहर को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया था। और अब आपको बताना है कि 2022 में किस शहर को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। तो ये सारे प्रश्न जो है ना दोस्तों आपको 2022 के बेस पे नोट करके याद करने हैं, और मैं भी बताऊंगा इसके अगले पार्ट में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद कौन थे? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद थे दोस्तों कौन? न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत जी। कौन थे? न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत जी दोस्तों उत्तराखंड के प्रथम ऐसे न्यायविद थे या प्रथम न्यायविद थे जो कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रहे थे। आपको यह याद रखना है, ठीक है। अगला एक प्रश्न आता है, वर्तमान में हमारे दोस्तों मुख्य मतलब उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है? उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर नहीं पता है तो फिर से कह रहा हूं, उत्तराखंड में कौन क्या है वाली एक वीडियो बनाई हुई है करंट अफेयर्स की, वह आप देख लीजिएगा। और भारत में भी दोस्तों हाल ही में हमारे मुख्य न्यायाधीश चेंज हुए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नए बन गए हैं। कौन? हमारा चंद्रचूड़ जी, ठीक है, जो कि 50वें हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और उत्तराखंड राज्य के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सबसे पहले किस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा प्रदान किया था? ठीक है, तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट के द्वारा दोस्तों गंगा नदी को क्या किया था? जीवित नदी या जीवित प्राणी का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, किसको? गंगा नदी को। ठीक है, याद रखना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण ये आपका प्रश्न है, किस नदी को सबसे पहले जीवित नदी का दर्जा दिया गया था? गंगा नदी को। ठीक है, इसके बाद में दूसरी नदी कौन सी थी? यमुना नदी को दोस्तों फिर जीवित नदी का दर्जा दिया गया था। और गंगा नदी के जो उद्गम स्रोत है गंगोत्री ग्लेशियर को जीवित ग्लेशियर का दर्जा दिया गया था। और इसी के साथ साथ में यमुनोत्री ग्लेशियर को भी जीवित ग्लेशियर का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस दोस्तों आपको याद रखने हैं। जीवित ग्लेशियर का दर्जा किसको दिया गया था? हमारा जीवित ग्लेशियर का दर्जा यह गंगोत्री ग्लेशियर और यमुनोत्री ग्लेशियर को दिया गया था। ठीक है, और किस नदी को जीवित नदी या जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया था दोस्तों? वह है हमारे कौन सा नदी? वह है गंगा और यमुना नदी। सबसे पहले गंगा नदी को दिया गया था। ठीक है, और गंगा नदी को दोस्तों राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? एक प्रश्न तो यही आता है, बहुत बार एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। तो नवंबर 2008 में, 4 नवंबर 2008 को दोस्तों गंगा नदी को केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। बहुत अच्छा यह प्रश्न है दोस्तों। और गंगा नदी में रहने वाले डॉल्फिन जीव को दोस्तों आपका राष्ट्रीय नदी जीव घोषित किया गया था। ठीक है, आपको यह याद रखना है। और अच्छा दोस्तों यह आपका प्रश्न भी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और ये जीवित नदी का या जीवित प्राणी का दर्जा दोस्तों कब दिया गया था? आई थिंक ये 2017 में दिया गया था। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, 17 या 19 में से एक होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पुरोला में उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल पर किस वंश से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो पुरोला घाटी दोस्तों आपको पता है कमल नदी के किनारे स्थित है उत्तरकाशी जनपद में, जहां पर उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल पर दोस्तों कुलिंद वंश से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है। कौन से? कुलिंद वंश से संबंधित। और कुलिंद वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? कुलिंद वंश के संस्थापक थे कौन? सुबाहु। और कुलिंद वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? अमोध्यभूति था। कुलिंद वंश के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उत्तराखंड में प्राप्त दोस्तों सबसे प्राचीन अभिलेख इनमें से कौन सा है? कालसी अभिलेख। दोस्तों कहाँ है कालसी नामक स्थान? देहरादून में स्थित है। और कालसी अभिलेख को अशोक के अभिलेख के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों, जो कि कब का अभिलेख है? 257 ईस्वी पूर्व का दोस्तों यह कालसी अभिलेख है। ठीक है, कहाँ स्थित है? देहरादून में यह कालसी अभिलेख स्थित है। यमुना और टॉन्स नदी के संगम पर दोस्तों यह अभिलेख हमारा स्थित है। अशोक के अभिलेख के रूप में इसे जाना जाता है। इस अभिलेख से मौर्यों के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। और यह उत्तराखंड का सबसे प्राचीन अभिलेख है। क्या? कालसी अभिलेख। यमुना और टॉन्स नदी के संगम पर स्थित है। और इसमें हिंसा को त्यागने और अहिंसा को अपनाने की बात की गई है। कालसी अभिलेख की भाषा दोस्तों प्राकृत भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। और ब्राह्मी लिपि का इसमें हमारा प्रयोग किया गया है। आपको यह याद रखना है। ठीक है, इसमें उत्तराखंड के निवासियों को पुलिंद कहा गया है। और इस क्षेत्र को दोस्तों अपरांत कहकर संबोधित किया गया है। ठीक है, बैजनाथ दोस्तों बागेश्वर में स्थित है। पलेठी का सूर्य मंदिर दोस्तों आपका टिहरी में स्थित है। ठीक है, और पांडुकेश्वर दोस्तों आपका कहाँ स्थित है? यह भी पांडुकेश्वर चमोली जनपद में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है दोस्तों? चमोली जनपद। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? चंपावत जनपद है। उत्तराखंड का क्षेत्रफल है 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, पुरस्कृत फिल्म देवभूमि का निर्देशन किसने किया था? ठीक है, तो पुरस्कृत फिल्म जो थी दोस्तों देवभूमि, उसका सफल निर्देशन दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था दोस्तों गोरान पैस्केलेविच द्वारा। ठीक है, गोरान पैस्केलेविच द्वारा। ठीक है, अगला है दोस्तों, उत्तराखंड में विकास खंडों की कुल संख्या कितनी है? तो उत्तराखंड में विकास खंडों की कुल संख्या दोस्तों कितनी? 95 विकास खंड कितने हैं उत्तराखंड में? 95 विकास खंड है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक खिलाड़ी उत्तराखंड से नहीं है? उत्तराखंड में तहसीलों की संख्या दोस्तों कितनी है? 110 है। ठीक है,
उत्तराखंड में कौन एक खिलाड़ी उत्तराखंड से नहीं है? ललित उपाध्याय, जसपाल राणा, उन्मुक्त चंद या फिर ऋषभ पंत। तो इसमें से दोस्तों ललित उपाध्याय क्या है? उत्तराखंड के खिलाड़ी नहीं है, यह उत्तर प्रदेश के हैं। जबकि जसपाल राणा, उन्मुक्त चंद और ऋषभ पंत के हमारे उत्तराखंड से संबंधित हैं। उन्मुक्त चंद और ऋषभ पंत का संबंध क्रिकेट से है, जबकि जसपाल राणा का संबंध दोस्तों आपका शूटिंग या फिर तीरंदाजी से है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वन्यजीव विहार हिम तेंदुओं के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? सोना नदी वन्यजीव विहार, गोविंद वन्यजीव विहार, बिनसर वन्यजीव विहार या फिर राजाजी वन्यजीव विहार। तो हिम तेंदुओं के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध दोस्तों वन्यजीव विहार कौन सा है? गोविंद वन्यजीव विहार है। ठीक है, कौन सा है? गोविंद वन्यजीव विहार है। ठीक है, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र भी कहाँ खोला गया दोस्तों? उत्तरकाशी जनपद में ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र भी खोला गया है। और हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध जो आपका वन्यजीव विहार है वो है गोविंद वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी, यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ठीक है, सोना नदी वन्यजीव विहार दोस्तों कहाँ स्थित है? पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है, 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। बिनसर वन्यजीव विहार दोस्तों कहाँ स्थित है? यह अल्मोड़ा में स्थित है, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों 1983 में इसकी स्थापना हुई थी, यह देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार जनपद में स्थित है। अगला है, हैली नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1936 में दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या हैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। इसका विस्तार मुख्यतः 2 जनपदों में पाया जाता है, पौड़ी गढ़वाल जनपद और नैनीताल जनपद। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ताल में मानव कंकाल पाए गए हैं? डोडी ताल, रूपकुंड ताल, हेमकुंड या नौकुचिया ताल। तो रूपकुंड में दोस्तों मानव कंकाल या कंकाली ताल के रूप में या मिस्ट्री लेक के रूप में दोस्तों रूपकुंड ताल को जाना जाता है, जो कि चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, डोडी ताल दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। हेमकुंड दोस्तों आपका जिसे लोकपाल तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की तपस्या स्थली के रूप में जाना जाता है, लक्ष्मण के मंदिर के कारण दोस्तों इसे जाना जाता है। तो हेमकुंड झील भी चमोली जनपद में ही स्थित है। और नौकुचिया ताल दोस्तों आपका उत्तराखंड का सबसे गहरा ताल है, जो कि नैनीताल जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में वनराजी जनजाति को किस जनपद में निवास करती है? जो उत्तराखंड में वनराजी जनजाति है दोस्तों, यह पिथौरागढ़ जनपद में निवास करती है। और उत्तराखंड की सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति है दोस्तों, कौन सी? राजी जनजाति। इसे 1967 में जनजाति का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, रम्माण किस वर्ष नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी का हिस्सा रहा था? तो रम्माण दोस्तों कब? वर्ष 2016 में नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी का हिस्सा रहा था। कब? 2016 में। और दोस्तों इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं कि गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड ने कब कब भाग लिया है और कब कब उसमें अवार्ड जीता है, तो वो वीडियो भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। बाकी आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने देखिए 59 प्रश्न कर लिए हैं और काफी अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, गुड लेवल के क्वेश्चन है, तो इनको आपको डायरेक्टली याद रखना है। आगे आने वाली जो पार्ट्स है उसमें हम 60 से लेकर के दोस्तों 100 तक के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। उसमें भी आपके बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। वीडियो ज्यादा लंबी बन जाती है, इसलिए मैं आपको आगे के क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूं, तो आप फिलहाल इस वीडियो को देख लीजिएगा। अगले पार्ट में हम इससे आगे क्वेश्चन को कवर करेंगे और ऐसे ही मैं दोस्तों आपके एग्जाम तक यूकेपीएससी के सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको करवा दूंगा। बाकी वीडियो दोस्तों कैसी लग रही है यार जरूर बताइएगा कमेंट करके। और दोस्तों अभी तक आपने प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी हुई है तो आप एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि वहां पर दोस्तों हमारे यूकेपीएससी के आगामी पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट्स के दोस्तों कोर्सेज चल रहे हैं, तो आप उन कोर्सेज को जरूर परचेज करें। वहां से आपको एग्जाम में दोस्तों निश्चित ही फायदा मिलेगा और आपकी परफॉर्मेंस भी बेटर होगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।